Hi students, in this video I am going to tell about the mass spectrometry. Basically in this video we study the mass spectrometry in the detail. We study about every aspect of mass spectrometry. मतलब mass spectrometry क्या होती है, इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, mass spectrometry की इंस्ट्रूमेंटेशन किस तरह से होती है, इसके कौन से कंपोनेंट्स हैं और ये किस तरह से काम करती है, और इसके कुछ स्पेक्ट्रल एंड में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ स्पेक्ट्रल। इससे पहले हम लोगों ने प्रोटॉन एनएमआर और कार्बन एनएमआर को डिटेल में पढ़ा, जो स्ट्रक्चर इलूसिडेशन के लिए इस्तेमाल होती है। बेसिकली मैस स्पेक्ट्रोमेट्री मॉलिक्यूलर फार्मूला की डिटर्मिनेशन के लिए इस्तेमाल होती है। मतलब मैस स्पेक्ट्रोमेट्री से हम लोग किसी भी सैंपल में प्रेजेंट कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमाइन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैस स्पेक्ट्रोमेट्री होती क्या है? ये एक एनालिटिकल टूल है विच इज यूज्ड टू एनालाइज और टू मेजर द मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द सैंपल। मीन्स कि ये किसी भी सैंपल में प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंस को बताता है कि किसी भी सैंपल में कौन सा मॉलिक्यूल मौजूद है। उसका मॉलिक्यूलर मैस बताता है, उसका मॉलिक्यूलर मैस की बेस पे हमें बताता है कि किसी भी सैंपल में कौन सा मॉलिक्यूल मौजूद हो सकता है। जिस तरह हमारे पास कोई सैंपल है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सैंपल है, उसमें ब्यूटानॉल है, वो हमें कैसे पता चलेगा उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला? डिपेंडिंग ऑन इट्स मास टू चार्ज रेशो। यानी जो भी हमारे पास आयंस बनेंगे उनकी मास टू चार्ज रेशो की बेस पे हम लोग देखेंगे कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, या इस सैंपल में एग्जैक्टली कौन सा मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो इसका फर्दर जो एक्सप्लेनेशन है हम लोग कमिंग स्लाइड में पढ़ते हैं। बेसिकली ये हमें किसी भी सैंपल में जो मॉलिक्यूलर वेट की बेस पे एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बताता है कि किसी भी कंपाउंड का एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। देन ये वेट डिटर्मिनेशन की बेस पे अननोन कंपाउंड को डिपेक्ट करता है, कोई बात। देन हम देखते हैं कि इसका प्रिंसिपल क्या है, कि ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। इस तरह से जो मैस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है ये मास टू चार्ज रेशियो की प्रिंसिपल पे काम करता है। इसका मास टू चार्ज रेशियो क्या है? इसमें m इज द मास एंड z इज द चार्ज। सो जितना ज्यादा मास टू चार्ज रेशियो होगा उतना ज्यादा हमारे पास उतना कम बेंडिंग होगी। जितना कम मास टू चार्ज रेशियो होगा उतनी ज़्यादा बेंडिंग होगी। तो बेसिकली ये मास टू चार्ज रेशियो की बेस पे सेपरेशन करता है और रिलेटिव अबंडेंस, हर आयन की रिलेटिव अबंडेंस को रिकॉर्ड करता है कि कोई भी कंपाउंड है या कोई भी कंपाउंड का जो एलिमेंट है वो कितनी उनकी अबंडेंस है। नेक्स्ट इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन या ये किस तरह से वर्क करता है। फर्स्ट वी हैव अ सैंपल इंजेक्शन। सैंपल इंजेक्शन क्या है? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि सैंपल को इंजेक्ट करते हैं। यस, यहाँ से हम लोग सैंपल को इंजेक्ट करते हैं इस इनलेट से, ये सैंपल इंजेक्शन पॉइंट है। देन हम लोग इसमें गैस फॉर्म में ही अपना सैंपल ले सकते हैं। तो हम लोगों ने जो सैंपल इंजेक्ट किया, अगर वो लिक्विड या सॉलिड है तो सबसे पहले हम लोग वेपोराइज करके उसे गैस फॉर्म में लाएंगे, और वेपोराइज करने के लिए यहाँ एक हीटर होता है जो सॉलिड को मेल्ट करता है, ये लिक्विड को वेपोराइज करके इसे गैसियस फॉर्म में लाता है। देन हमारे पास आयोनाइजेशन, नेक्स्ट प्रोसेस है आयोनाइजेशन। वेपोराइजेशन के बाद नेक्स्ट है आयोनाइजेशन। इसमें हम इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट आयोनाइजेशन देखते हैं कि जो आयोनाइजेशन है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। इसमें हम लोग जो इलेक्ट्रॉन बीम यूज़ करते हैं वो 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की या 20 to 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इलेक्ट्रॉन बीम यूज़ करते हैं। या दिस इज द सोर्स विच प्रोड्यूसेस द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन टू वेपोराइज दिस गैसियस मॉलिक्यूल्स। बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन बीम इन न्यूट्रल गैसियस मॉलिक्यूल के साथ स्ट्राइक करती है और इसमें से इलेक्ट्रॉन को नॉक आउट करती है, जिसकी वजह से ये पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाते हैं। इन जितने भी गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं इन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब ये हमारे पास आयनाइज्ड हो गई हैं, न्यूट्रल नहीं रही। बट सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं
वो आयनाइज नहीं होंगे, लेकिन जो सिर्फ आयोनाइज होंगे मॉलिक्यूल वो ही फर्दर एक्सेलरेट कर सकेंगे। जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैं वो फर्दर एक्सेलरेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन। जब इलेक्ट्रॉन बीम इतनी एनर्जेटिक बीम है, जब वो स्ट्राइक करेगी गैशियस मॉलिक्यूल्स के साथ, तो सिर्फ आयनाइजेशन नहीं बल्कि फ्रेगमेंटेशन भी होगी। मतलब जो मॉलिक्यूलर आयन है वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। देन वी हैव एक्सेलरेशन। अब हमारे पास आयोनाइजेशन होगी, फ्रेगमेंट्स बन गए। अब वो फ्रेगमेंट्स एक्सेलरेट कैसे करेंगे, फर्दर मूव कैसे करेंगे। देन नेक्स्ट में हमारे पास दो प्लेट्स होती हैं। ये प्लेट्स जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट होते हैं। अब ऑब्वियसली हम लोगों ने गैशियस मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये इन नेगेटिवली चार्ज प्लेट्स की तरफ अट्रैक्ट होंगी और इसमें से एक्सेलरेट करेंगी। इनमें ये नैरो स्लिट्स होती हैं जो इन पॉजिटिवली चार्ज आयन को अपने अंदर से पास करवाती हैं। और ये जहाँ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, हम लोगों ने यहाँ एक मैग्नेट लगाया हुआ है जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करता है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं ये फिर इस मैग्नेट में से गुजरेंगे। देन इस मैग्नेटिक फील्ड की बेस पे सेपरेशन होगी। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 15 टेस्ला है, लेट्स सपोज, तो जितने भी 15 मॉलिक्यूलर मास वाले आयंस होंगे ना वो डिटेक्ट होंगे और डिटेक्टर पे सिग्नल शो करेंगे। उसके अलावा जितने भी होंगे वो डिटेक्ट नहीं होंगे। इस तरह हम लोग फिर मैग्नेटिक फील्ड को वेरी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। पहले 15 वाले करेंगे, फिर 14 वाले या 17 वाले। तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग मॉलिक्यूलर आयंस डिटेक्ट होंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या थी, डिफ्लेक्शन। और जितने ज़्यादा हैवियर आयंस होंगे वो उतने कम बैंड होंगे और जितने ज़्यादा लाइटर आयंस होंगे वो उतने ज़्यादा बैंड होंगे। बेसिकली ये मास टू चार्ज रेशियो पे डिपेंड करता है। m इसमें मास है और z या जो e है वो क्या है, चार्ज है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि मास टू चार्ज रेशियो पे किस तरह से डिपेंड करता है। और अभी तक बस इतना ही ज़हन में रख लें कि जो हैवियर आयंस हैं वो कम बेंड करते हैं। नॉर्मली भी ये होता है कि हैवियर आयन की मूवमेंट कम होती है एज कम्पेयर टू लाइटर आयन। लाइटर आयंस की मूवमेंट ज़्यादा होती है क्योंकि वो लाइटर, उनका वेट कम होता है। देन मास सेपरेशन, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली द सेम पॉइंट। ये भी मास टू चार्ज रेशियो की बेस पे सिंपल सेपरेशन होती है। और लास्ट क्या है, डिटेक्शन। कि जो डिटेक्टर है उस पे जब स्ट्राइक करते हैं तो हमें क्या देते हैं, पीक देते हैं या सिग्नल होता है। और जितने ज़्यादा आयन स्ट्राइक करेंगे सिग्नल उतना ही ज़्यादा होगा। ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ आयंस पे। जितने ज़्यादा मीन्स इस डिटेक्टर पे जितने ज़्यादा आयन स्ट्राइक करेंगे उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पीक होगी या स्ट्रॉन्ग सिग्नल होगा। नेक्स्ट मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी की है मैंने, इंस्ट्रूमेंटेशन को ऐड किया है। सिंपली ये इंजेक्टर है, यहाँ से इंजेक्ट होगा। देन ये हीटर है जो वेपोराइज करेगा सैंपल को, गैशियस फॉर्म में लाएगा। देन इलेक्ट्रॉन बीम सोर्स, ये इलेक्ट्रॉन बीम सोर्स है जो गैशियस मॉलिक्यूल को वेपोराइज आयोनाइज करेगी बाय नॉकिंग आउट एन एडिशनल इलेक्ट्रॉन। देन these gaseous molecule will get the positively charged, and these positively charged gaseous molecule are attracted towards the negatively charged plate through a narrow slit. Means these plates have a narrow slit in between them, so these positively charged are passed through these narrow slits and accelerated towards the strong magnetic field of a magnet. Then these positively charged ion having same molecular mass as the magnetic field have, means if we have a 20 Tesla of magnetic field, then only the molecular ions of 20 gram या 20 AMU will pass through it and strike at the detector, and the detector will give signal. Basically the signal of the detector is directly proportional to number of ions striking it. Mean more is the number of ions striking it, more is the signal of the detector. Then we have इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट आयोनाइजेशन। जिस तरह हम लोगों ने पढ़ा जो आयोनाइजेशन होती है वो इलेक्ट्रॉन बीम की वजह से होती है, इलेक्ट्रॉन के इम्पैक्ट की वजह से होती है।
कि इलेक्ट्रॉन बीम क्या करती है, एक न्यूट्रल गैसियस मॉलिक्यूल के साथ स्ट्राइक करती है और उसमें से एडिशनल इलेक्ट्रॉन को रिमूव करती है। ये हमारे पास एक कोई भी मॉलिक्यूल है, इसके साथ जब इलेक्ट्रॉनिक बीम स्ट्राइक करेगी तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज और साथ में रेडिकल आ जाएगा। तो इसे हम लोग कहते हैं कैटायनिक रेडिकल या रेडिकल कैटायन कहते हैं। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन के इम्पैक्ट की वजह से जो मॉलिक्यूल है वो आयोनाइज हुआ है। जब मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, सेम वे में साथ में रेडिकल आ जाएगा, तो इसे रेडिकल कैटायन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट आयनाइजेशन है मीथेन की, वो ये है, ये हमारे पास मीथेन है, इसने हाइड्रोजन के साथ 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। जब ये स्ट्राइक करेगा इलेक्ट्रॉन बीम के साथ तो क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा यहाँ से और ये आयोनाइज हो जाएगा। इस तरह से यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ से एक ये पॉजिटिव चार्ज शो कर रहा है कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है। तो इस पे 2 चीज़ें आ गई, एक रेडिकल और एक पॉजिटिव चार्ज। सो इसे हम लोग क्या कहेंगे कि ये रेडिकल कैटायन है, या हम लोग इसे कहते हैं कि ये मॉलिक्यूलर पीक है। अब यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जो हमारे पास होता है रेडिकल कैटायन, रेडिकल कैटायन बेसिकली इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो सेम होता है एज द एक्चुअल मॉलिक्यूल। अब ये क्वेश्चन भी रेज हो सकता है कि क्यों सेम होता है जबकि हम लोगों ने इससे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा लिया। तो ये रेडिकल कैटायन किस तरह सेम हो सकता है मॉलिक्यूल के, क्योंकि एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। बेसिकली प्रोटॉन जो होता है वो 1836 टाइम हैवियर होता है इलेक्ट्रॉन की निस्बत। मतलब इलेक्ट्रॉन का मास एक एटम में बहुत ज़्यादा निग्लिजिबल होता है, इतना निग्लिजिबल होता है कि हम लोग उसे मतलब निगलेक्ट कर सकते हैं कि ना होने के बराबर, इतना कम होता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन के निकलने की वजह से भी इस पे इसके मॉलिक्यूलर मास पे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका सेम ही होगा, जो मॉलिक्यूलर पीक होगी या मॉलिक्यूलर आयन की पीक होगी उसका मास सेम होगा एक्चुअल मॉलिक्यूल की। नेक्स्ट है मैग्नेटिक सेपरेशन ऑफ आयन। हम लोगों ने पढ़ लिया, सबसे पहले सैंपल इंजेक्शन होगी, देन वेपोराइजेस, बिकॉज हम लोग जो सैंपल ले रहे हैं वो गैस फॉर्म में ले रहे हैं। तो वेपोराइजेशन के लिए हीटर फिक्स है इंस्ट्रूमेंट में। देन हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट आयनाइजेशन किस तरह से होती है। अब देखते हैं कि आयनाइजेशन के बाद मैग्नेटिक फील्ड की बेस पे आयंस की सेपरेशन किस तरह से होती है। आयनाइजेशन के बाद जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस हैं वो नेगेटिवली चार्ज एक्सेलरेटेड प्लेट की तरफ मूव करेंगे, जिस तरह मैंने बताया, जिसमें नैरो स्लिट होती है जो अपने अंदर से जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस हैं उन्हें पास होने देती है। पाथ ऑफ हेवियर आयंस बेंड लेस देन द पाथ ऑफ लाइटर आयंस एज डिस्कस्ड अर्लियर। ये तो एक हमारा रफ एस्टिमेट है कि हेवियर आयन ज़्यादा बैंड होंगे, लेकिन एग्जैक्टली कितने बैंड होंगे वो डिपेंड करता है मैस टू चार्ज रेशियो पे, कि जितना ज़्यादा मैस टू चार्ज रेशियो होगा उतनी कम बेंडिंग होगी, और जितना कम मैस टू चार्ज रेशियो होगा उतनी ज़्यादा बेंडिंग होगी। एम क्या होता है, मास होता है, और मास का यूनिट होता है AMU, यानी एटॉमिक मैस यूनिट होता है इसका, और Z चार्ज होता है। मोस्टली या मेजॉरिटी केसेस में हम कहते हैं चार्ज +1 होता है। अब इस केस में क्या होगा, मास टू चार्ज रेशियो सिर्फ मास पे डिपेंड करेगा। ऑब्वियसली अगर हम देखें तो जितना ज़्यादा मास उतनी कम बेंडिंग, और जितना कम मास उतनी ज़्यादा बेंडिंग इन केस ऑफ चार्ज +1। मतलब लाजमी नहीं चार्ज +1 ही होगा, मोस्टली केसेस में होता है, बट नॉट नेसेसरीली कि हर दफ़ा ही +1 होगा। लेकिन अगर +1 हो तो वो डायरेक्टली रिलेटेड होती है मैथ्स के। नेक्स्ट हमारे पास एक असाइनमेंट है, एक क्वेश्चन है, इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी रिफ्लेक्टेड मैक्सिमम इन मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। अगर हम बात करें कि कौन सा ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगा, जिस तरह अभी हम लोगों ने कहा कि जिसका मास टू चार्ज रेशियो जितना कम होगा वो उतनी ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो इनमें से हम लोग देख लेते हैं, मास टू चार्ज रेशियो कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास ऑक्सीजन का मास 16 है, और 16 × 2 32 32, और 4+1 है तो 32/1 32 हो जाएगा। अगर नेक्स्ट देखें तो 16 + 18 होगा, क्योंकि 16 दो ऑक्सीजन के एटम है, एक 16 आइसोटोप है और एक 18 आइसोटोप है। तो 16 + 18
विल बी 34, डिवाइडेड बाई +1 है तो 34 ही रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सीजन, ये डायटोमिक ऑक्सीजन है, तो ये 16 इंटू 2 32 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई अब यहाँ 2 होगा बिकॉज इसका जो चार्ज है वो 2 है, तो 32/2 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। एंड द लास्ट हमारे पास है 18 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 34 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो 34/2 क्या होता है, 17 होता है। तो सबसे जो कम है हमारे पास इसका मॉलिक्यूलर मास वो इसका है जो कि है 16, सॉरी ये 16। तो ये इसका राइट आंसर है कि ये सबसे ज़्यादा बेंड होगा या मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो करेगा, जितना कम मास टू चार्ज रेशियो उतनी ज़्यादा डिफ्लेक्शन। नेक्स्ट है मास स्पेक्ट्रम। अब इसका स्पेक्ट्रम किस तरह का होता है, इसका स्पेक्ट्रम कुछ इस तरह का दिखता है, जिसमें मास टू चार्ज रेशियो z एक्सिस पे या x एक्सिस पे होता है, और जो रिलेटिव इंटेंसिटी है या जो रिलेटिव अबंडेंस होती है आइसोटॉप्स की या किसी भी एलिमेंट की, वो होती है y एक्सिस पे। दो तरह की पीक्स होती हैं, मेन दो पीक्स होती हैं, एक बेस पीक होती है और एक मॉलिक्यूलर आयन पीक होती है। ये मॉलिक्यूलर आयन पीक और ये बेस पीक। बेसिकली जो मॉलिक्यूलर आयन पीक होती है उसका मास सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा मास वाली जो पीक होती है हम कहते हैं कि वो मॉलिक्यूलर आयन पीक है। और जो सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी वाली पीक होती है, सबसे ज़्यादा हाइट वाली पीक होती है, जिसकी अबंडेंस या इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, उसे हम लोग कहते हैं बेस पीक। अब लाजमी नहीं है कि बेस पीक और मॉलिक्यूलर पीक अलग-अलग ही हो, सम टाइम जो मॉलिक्यूलर पीक है वो ही बेस पीक भी हो सकती है। नेक्स्ट अब हम लोग एक स्पेक्ट्रा देखते हैं 2,4-डाइमिथाइल पेंटेन। तो 2,4-डाइमिथाइल पेंटेन का स्पेक्ट्रा किस तरह से हो सकता है। ओके ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर है। टोटल इसमें 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन हैं, 7 कार्बन हैं और 7 कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है। 12 इंटू 7 कितना हो जाएगा, दिस इज अबाउट 84 आई थिंक सो, यस 84 होगा। देन हाइड्रोजन्स कितने हैं इसमें, अगर हमारे पास ऑब्वियसली ये सिंपल पेंटेन है तो इसमें हाइड्रोजन्स कितने होंगे, इसमें हाइड्रोजन होंगे क्योंकि ये C7H16 है, 16 हाइड्रोजन होंगे। हाइड्रोजन का हम लोग जो नॉर्मली पुट करते हैं एटॉमिक मास वो 1 होता है, तो 16 + 84 दैट वुड बी 100। तो ये 100 इसकी मॉलिक्यूलर आयन की पीक हो जाएगी फुल। बाकी 85 57 43 41 ये बाकी फ्रेगमेंट्स की पीक होगी। जो मेन पीक होगी मॉलिक्यूलर आयन की, सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास वाली, वो 100 होगी। इसके अलावा अगर हम इंटेंसिटी देखें तो सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी इस पीक की है, इसकी अबंडेंस सबसे ज़्यादा इस पीक के 100% है। तो ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पीक है, तो ये पीक इसकी होगी, ये बेस पीक हम लोग कहेंगे इसे। ओके नेक्स्ट इज हाई रेजोल्यूशन मास स्पेक्ट्रम। क्या होता है, नाम से पता चल रहा है जो हमें हाई रेजोल्यूशन देगा, हमारा मोस्ट एक्यूरेट आंसर आएगा, मोस्ट एक्यूरेट हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला मिलेगा। बेसिकली ये एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने के लिए टेक्निक यूज होती है, एक एनालिटिकल टेक्निक है, और किसी भी सैंपल में प्रेजेंट एग्जैक्ट जो मॉलिक्यूलर मास है वो फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसमें हम लोग सेवरल सिग्निफिकेंट फिगर्स लेते हैं ताकि हमारे पास एग्जैक्ट मास आ सके। सेवरल सिग्निफिकेंट फिगर्स से मतलब ये है कि नॉर्मली तो हम लोग जो मॉलिक्यूलर मास लेते हैं वो राउंड ऑफ करके एक होल नंबर में ले लेते हैं। जिस तरह अगर क्लोरीन का 35.5 है तो हम लोग उसे राउंड ऑफ करके 36 कर लेते हैं, मतलब एक होल नंबर कर लेते हैं, लेकिन इससे एक्यूरेसी कम हो जाती है। बट इन केस ऑफ हाई रेजोल्यूशन मास स्पेक्ट्रम हम क्या करते हैं, फुल जो मॉलिक्यूलर मास है वो लेते हैं। जिस तरह अगर आप देखिए कार्बन का जो न्यूक्लियस है उसका एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर मास 12 AMU है, 12 एटॉमिक मास यूनिट ही है। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन हम लोग लेते हैं मास 1, बट एग्जैक्टली इसका मास 1 नहीं होता, हम लोगों ने रिलेटिव एटॉमिक मास लेना है।
रिलेटिव एटॉमिक मास होता है इसका 1.0078। तो हम लोग ये होल नंबर ले लेते हैं, लेकिन एग्जैक्टली जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब इसमें कितने ज़्यादा पॉइंट के बाद भी कितने नंबर्स हम लोगों ने लिए ताकि एक्यूरेसी आए 1.00। तो जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी, उतनी ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन होगी। इसमें हम लोग सेवरल सिग्निफिकेंट फिगर लेते हैं ताकि हमारे पास जो एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर मास, एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर फार्मूला आए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जिस तरह अगर हम लोग एज्यूम करते हैं कि एक मॉलिक्यूलर आयन है जिसका मास आया 44। अब हम लोगों ने राउंड ऑफ करके अगर मॉलिक्यूलर मासेस लिए हैं तो ओवरऑल मॉलिक्यूलर मास 44 आया है। तो इससे हम लोग क्या एज्यूम कर सकते हैं कि प्रोपेन भी हो सकता है, क्योंकि जो प्रोपेन को अगर काउंट करो तो इसका मॉलिक्यूलर मास 44 के करीब आता है। इस तरह ये एल्डिहाइड या एसिटल्डिहाइड भी हो सकता है, इसका भी अबाउट 44 आता है। कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह जितने भी इसमें बहुत से कंपाउंड हैं जिसका ये 44 के अबाउट आता है मॉलिक्यूलर मास। तो इससे एग्जैक्ट फार्मूला हम लोग नहीं डिटरमाइन कर सकते अगर हम नॉर्मल राउंड ऑफ करके या होल नंबर में एटॉमिक मास लें। अगर हम एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए लाजमी है कि हम लोग सेवरल सिग्निफिकेंट फिगर्स लें, जिस तरह के हम लोग हाइड्रोजन का 1 नहीं बल्कि 1.007 लें। तो एग्जैक्टली ये सेवरल सिग्निफिकेंट फिगर लिए। अब 8 हाइड्रोजन तो हम लोगों ने सिर्फ 8 नहीं लिया बल्कि 8.06260 पे ये सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं कि पॉइंट के बाद जितने ज़्यादा फिगर्स होंगे उतना ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू आएगी, उतने ज़्यादा जितने सिग्निफिकेंट फिगर उतना एक्यूरेसी। अगर हम HRMS measured the exact mass of this ion is 44.029। अगर हम HRMS से यानी हाई रेजोल्यूशन मास स्पेक्ट्रोमेट्री से मेजर करें तो एग्जैक्ट मास हमारे पास 44.029 आ रहा है, जो तकरीबन एसिटल्डिहाइड के करीब है। तो हमें एग्जैक्ट पता चला है कि एसिटल्डिहाइड है। तो इस तरह से हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मासेस लेंगे, वैल्यू के सिग्निफिकेंट फिगर लेंगे, नॉट एग्जैक्टली होल नंबर लेंगे, राउंड ऑफ नहीं करेंगे, क्योंकि जितने जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी, उतनी ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन मास स्पेक्ट्रोमेट्री। ओके, एक और इसमें कॉन्सेप्ट है आइसोटॉप्स का। हमें पता है कि एक एलिमेंट, एक एटम के आइसोटॉप्स, वेरियस आइसोटॉप्स एग्जिस्ट करते हैं और उनकी डिफरेंट अबंडेंस है। तो मैस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की एक और एप्लीकेशन ये भी है कि मैस स्पेक्ट्रोमेट्री इसके लिए आइसोटॉप के आइसोलेशन के लिए भी या आइसोटॉप्स की डिटर्मिनेशन के लिए भी यूज होती है, क्योंकि जो मैस स्पेक्ट्रोमेट्री में जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें आइसोटॉपिक पीक्स भी आती हैं। मोस्ट एलिमेंट डू कंसिस्ट ऑफ हैवियर आइसोटॉप्स। मुख्तलिफ एलिमेंट्स के मुख्तलिफ आइसोटॉप्स हो सकते हैं, और जो आइसोटॉप्स होते हैं वो मॉलिक्यूलर आयन की निस्बत छोटी पीक होती है। अब हाइट जो होती है पीक की छोटी होती है आइसोटॉप की, लेकिन मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो ज़्यादा होता है। मीन्स दैट कि जो मॉलिक्यूलर पीक होती है, जो मेन हमारे पास जो हम लोगों ने कहा कि मॉलिक्यूलर आयन की पीक होती है, उसका क्या होता है, उसका मॉलिक्यूलर मास कम होता है लेकिन हाइट ज़्यादा होती है आइसोटॉपिक पीक की निस्बत। आइसोटॉपिक पीक आगे हम लोग स्पेक्ट्रम में देखेंगे कि छोटी छोटी पीक्स होती हैं, मतलब साइज में वो छोटी होती है लेकिन उनका जो आइसोटॉपिक पीक होता है उनका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होता है। सर अब एक फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर आयन M+ आयन है, एक मॉलिक्यूलर आयन, अगर उसमें एक मास यूनिट आइसोटॉप है या वो एक मास यूनिट हैवियर है तो वो क्या हो जाएगी, M+1 हो जाएगी, मतलब एक ऐड हुआ है। अगर दो हैवियर है M+ से तो M+2 हो जाएगी सिंपली। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सल्फर की बात करते हैं, सल्फर के 3 आइसोटॉप एग्जिस्ट करते हैं। फर्स्ट इज सल्फर 32। सल्फर 32 ये सिंपल M+ है कि जो मॉलिक्यूलर आयन पीक आएगी, इसकी पीक की हाइट सबसे लंबी होगी। देन हमारे पास M+1 पीक आई, ये आइसोटॉपिक पीक है कि जिसमें एक ऐड हुआ है, ये 32 था, 32 + 1 33, तो ये M+ पीक आएगी क्योंकि M+ में एक ऐड हुआ है। इसकी आइसोटॉपिक पीक जो है वो दूसरे इसकी आइसोटॉपिक पीक आएगी जो हाइट में छोटी होगी, लेकिन इसका आप देख सकते हैं कि मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है, इसका 32 था, इसका 33 है। देन M+2 के 2 ऐड हुए हैं, 32 + 2 34 हो गया, M+2 हो गया। तो इस तरह की आइसोटॉपिक पीक्स हो सकती हैं जिनकी हाइट कम होती है मॉलिक्यूलर पीक से, लेकिन जिसका मॉलिक्यूलर मास है वो ज़्यादा होता है।
देन आइसोटोपिक अबंडेंस जो होती है इज यूज्ड टू मेजर द मॉलिक्यूलर फार्मूला। आइसोटोपिक अबंडेंस भी मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमाइन करने के लिए इस्तेमाल होती है। यानी कुछ आइसोटोप होते हैं जो ज़्यादा एग्जिस्टेंस शो करते हैं, जैसे क्लोरीन है उसके 2 आइसोटोप्स होते हैं और एक 75% एग्जिस्टेंस शो करता है, 25% एग्जिस्टेंस शो करता है। तो इसकी रिलेटिव अबंडेंस भी मॉलिक्यूलर फार्मूला डिपिक्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं। यहाँ जिस तरह ब्रोमीन है इसकी M+2 होती है, लार्ज होती है M+ से। मैंने बताया आइसोटोपिक पीक्स होती हैं वो क्या होते हैं, इनका लार्ज मॉलिक्यूलर मास होता है मॉलिक्यूलर आयन की निस्बत। और इस तरह ये मुख्तलिफ पीक्स हैं, अब देख लें। नेक्स्ट ये कुछ अबंडेंसेस है कुछ पीक्स की, जिस तरह हाइड्रोजन है उसके 100%, इसकी वजह से 3 बेसिकली आइसोटोप्स होते हैं, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3, लेकिन इसकी जो ज़्यादा मेन अबंडेंस होती है वो हाइड्रोजन 1 यानी प्रोटियम की ही होती है। तो इसलिए दूसरे की इतनी कम होती है कि उसे निगलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह कार्बन के भी 3 आइसोटोप्स होते हैं, 2 के अबंडेंस मेंशन है, तीसरा बहुत कम होता है निग्लिजिबल, तो निगलेक्ट किया जा सकता है। इस तरह मुख्तलिफ एलिमेंट्स के जो आइसोटोप्स के अबंडेंस यहाँ मेंशन है। नेक्स्ट है, अब हम पीक्स देखते हैं कि आइसोटोपिक पीक्स किस तरह की होती हैं। ये पहले सल्फर की है। सल्फर के हम लोगों ने देखा तो 3 आइसोटोप्स हैं, 32 जो M+ होगा मॉलिक्यूलर आयन पीक होगी, 33 M+1 होगी ये छोटी सी पीक, देन M+2 होगी जो 34 होगी। तो ये मॉलिक्यूलर पीक है सल्फर की, देन M+2 की, और ये M+1 देन M+2। क्योंकि सल्फर में जो सल्फर 32 है उसके अबंडेंस सबसे ज़्यादा है और सल्फर 33 34 की बहुत ज़्यादा कम है इनकी निस्बत, तो इस वजह से ये पीक्स बहुत ज़्यादा छोटी हैं हाइट में। नेक्स्ट है क्लोरीन। अब जो क्लोरीन है उसमें एक की होती है, 2 क्लोरीन के आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं, एक की अबंडेंस होती है 75% और एक की होती है 25%। अब 75% और 25% से अंदाज़ा हो रहा है कि मतलब जो मॉलिक्यूलर पीक है वो 3 टाइम्स बड़ी होगी एज कम्पेयर टू आइसोटोपिक पीक। अगर हम इसे देखें ये M+2 पीक है, मतलब एक क्लोरीन की 2+M+2 पीक आती है, M+1 पीक नहीं आती है, एक M+ होती है और एक M+2 पीक आती है। अब M+2 है, अब देख सकते हैं ये 3 टाइम्स कम है एज कम्पेयर टू मॉलिक्यूलर पीक। ये जो मॉलिक्यूलर पीक है वो 3 टाइम्स ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस आइसोटोपिक पीक। सो ये आइसोटोप्स भी बड़ी हेल्प करते हैं कि इसमें कौन सा एलिमेंट या कौन सा हेट्रो एटम प्रेजेंट है। कि जिस तरह सल्फर की जो अबंडेंस है वो ज़्यादा मतलब उसकी जो आइसोटोपिक पीक्स है वो उनकी अबंडेंस बहुत कम होती है, मतलब मॉलिक्यूलर पीक बहुत ज़्यादा हाइटेड होती है और जो बाकी 2 आइसोटोप्स हैं वो बहुत कम होती है। इस तरह क्लोरीन की 3 टाइम डिफरेंस आता है, जो मॉलिक्यूलर पीक है वो 3 टाइम ज़्यादा होती है दूसरी पीक से और जो आइसोटोपिक पीक से। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कोई और हेट्रो एटम देख लेते हैं, जिस तरह ब्रोमीन। ब्रोमीन की जो 2 पीक्स होती हैं वो तकरीबन इक्वल होती है, अप्रॉक्सीमेटली, एग्जैक्टली तो नहीं लेकिन अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होती हैं। इसके 2 आइसोटोप होते हैं, एक आइसोटोप पीक शो करता है तकरीबन 51 होती है कि 50 पॉइंट समथिंग और दूसरी 49 पॉइंट समथिंग, तो मतलब अबाउट 50-50 हम लोग कह सकते हैं इसकी जो मॉलिक्यूलर पीक है। एक M+ होती है और एक M+2 होती है। ओके, नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन पैटर्न इन MS या मास स्पेक्ट्रोमेट्री। इसमें हमें पता है कि हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन बीम जब फॉल करवाएंगे किसी भी न्यूट्रल गैसियस मॉलिक्यूल पे तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देगा जिसकी वजह से आयोनाइज हो जाएगा और हमारे पास क्या बनेगा, कैटाइनिक रेडिकल या रेडिकल कैटाइन बनेगा। यह है कि जो बॉन्ड ब्रेक होता है वो रेंडमली नहीं होता बल्कि स्टेबल फ्रेगमेंट्स होने चाहिए, स्टेबल फ्रेगमेंट्स बनाएगा। जिस तरह अगर हम पहले देखते हैं कि हमारे पास एक सिंपल मॉलिक्यूल है R/R', जब इलेक्ट्रॉन बीम फॉल करवाई तो ये आयोनाइज हो गया, मतलब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। इस पे क्या ये पॉजिटिव चार्ज और एक अनपेयर्ड स्पीशीज जिसे हम रेडिकल कैटाइन कहते हैं, प्लस यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, नॉकआउट हो गया। लेकिन इसकी फ्रेगमेंटेशन होगी। फ्रेगमेंटेशन किस तरह से होगी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस आर के पास आ जाएगा और ये कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और एक जो है वो रेडिकल आ जाएगा। जो हमें पता है रेडिकल होते हैं वो न्यूट्रल स्पीशीज होते हैं, मतलब उन पर कोई चार्ज नहीं होता। तो मैस स्पेक्ट्रोमेट्री में या मैस स्पेक्ट्रोमीटर में ऐसे जितने भी कंपाउंड या ऐसे जितने भी एटम्स हैं जिन पे कोई चार्ज नहीं होता वो डिटेक्ट नहीं होते हैं, बल्कि सिर्फ ऐसे आयन डिटेक्ट होते हैं या ऐसे एटम डिटेक्ट होते हैं जिन पे चार्ज होता है। नेक्स्ट टाइम
ओके, तो अगर हम देखें कि बहुत से ऐसे कंपाउंड्स हैं, नाइट्रोजन के अलावा जितने भी कंपाउंड्स हैं उनकी जो मॉलिक्यूलर मास है वो तकरीबन इवन होते हैं। सब नहीं कह सकते बट मोस्ट ऑफ द कंपाउंड ऐसे हैं कि जिनके जो कंपाउंड हैं उनका मॉलिक्यूलर मास इवन है, लेकिन उनके जितने भी फ्रेगमेंट्स बनेंगे उनका मॉलिक्यूलर मास ऑड है। नाइट्रोजन के केस में ऑपोजिट है, लेकिन नॉर्मली ये होता है कि जो पूरा मॉलिक्यूल है या मॉलिक्यूलर आयन है उसका इवन मॉलिक्यूलर मास होता है और जो फ्रेगमेंट्स है ऑड होते हैं। जिस तरह अगर हम एन हेक्सेन की एग्जांपल है, एन मीन स्ट्रेट चेन, तो इसमें अगर हम लोग देखें कि इस ओवरऑल जो मॉलिक्यूलर आयन बनेगा इसका जो मास है, मॉलिक्यूलर मास है, वो क्या होगा, इवन होगा। जिस तरह हम लोगों ने पहले भी कैलकुलेट किया 86, ये मॉलिक्यूलर आयन की पीक है 86 मॉलिक्यूलर। लेकिन जब फ्रेगमेंट्स करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से डिसोसिएशन होती है तो इसका 71 ऑड मास होगा फ्रेगमेंट का। अगर यहाँ से करें 57 और 43 29, तो जितने भी फ्रेगमेंट्स बनेंगे बेशक हम कहीं से भी इसकी क्लीवेज कर लें तो हमारे पास ऑड एटॉमिक मास आएगा। ओवरऑल मॉलिक्यूलर पीक जो होती है उसका इवन, लेकिन जो सेकेंडली हम लोग कहते हैं कि जो होते हैं फ्रेगमेंट्स होते हैं उनका मास ऑड होता है। ओके, जिस तरह अगर हम लोग देखें हेक्सेन रेडिकल कैटायन, इसकी फ्रेगमेंटेशन के हम लोगों ने इधर से इथाइल रेडिकल अलग कर लिया है और ये जो ब्यूटाइल कैटायन है वो अलग हो गया। ब्यूटाइल कैटायन डिटेक्ट होगा मैस स्पेक्ट्रोमीटर में, लेकिन जो रेडिकल है वो नहीं होगा क्योंकि ये अनचार्ज स्पीशी है। इस तरह ये फ्रेगमेंटेशन भी पॉसिबल है कि ब्यूटाइल रेडिकल बन जाए, पहले ब्यूटाइल कैटायन बना तो ब्यूटाइल रेडिकल बन जाए। मतलब पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है, किसी तरीके से भी फ्रेगमेंटेशन हो सकती है। हमारा क्या मकसद है कि हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके सारे आयंस को डिटेक्ट करना है। जब सारे आयंस डिटेक्ट होंगी तो मॉलिक्यूलर पीक आएगी और मॉलिक्यूलर पीक को कंबाइन करके हम लोगों ने मॉलिक्यूल को कंस्ट्रक्ट करना है कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो सकता है। यहाँ ब्यूटाइल रेडिकल आ गया और साथ में इथाइल कैटायन, ये डिटेक्ट होगा और ये डिटेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये न्यूट्रल स्पीशी है। देन अगर हम लोग सिमेट्रिकल क्लीवेज करें कि यहाँ प्रोपाइल रेडिकल बनेगा और प्रोपाइल कैटायन बनेगा, तो प्रोपाइल कैटायन आर डिटेक्टेड इन द mass spectrometry and propyl radical is not detected. Then we have mass spectrum of 2-methyl pentane. 2-methyl pentane का mass spectrum हम लोगों ने देखना है कि किस तरह का होगा। ये 2-methyl pentane है, mass 86 ही है क्योंकि 6 कार्बन है और बाकी 14 प्रोटॉन्स हैं। तो क्लीवेज कहीं से भी हो सकता है कि यहाँ से क्लीवेज होगी तो मिथाइल रेडिकल बनेगा और साथ में पेंटाइल कैटायन बनेगा। ये डिटेक्टेड है बिकॉज ऑफ इट्स चार्ज एंड ये अनडिटेक्टेड क्योंकि ये न्यूट्रल है। इस तरह से कि यहाँ से क्लीवेज होगी तो ये आइसोप्रोपाइल कैटायन एंड दिस प्रोपाइल रेडिकल। नेक्स्ट इज 2-methyl पेंटेन की हमारे पास स्पेक्ट्रम है जिसमें मॉलिक्यूलर आयन मेन है 86, इसकी मॉलिक्यूलर मास है, ये मॉलिक्यूलर आयन की पीक है। देन इसमें फ्रेगमेंट्स की पीक है ये M-15। अगर हम यहाँ से क्लीवेज करें तो CH3 का कितना मॉलिक्यूलर मास होता है, 3 प्लस कार्बन का 12 प्लस 3 15। तो यहाँ से मॉलिक्यूलर आयन में से हम लोगों ने 15 मॉलिक्यूलर मास है वो रिमूव कर दिया, तो ये हमारे पास रह गया ये वाला। तो क्या होगा, अब M-15 है, ठीक है। अगर यहाँ से क्लीवेज करें तो हमारे पास ये C कार्बन कितना होता है, 12 प्लस 2 14, 14 और 15 29। तो मतलब यहाँ से 29 रिमूव हो मॉलिक्यूलर मास में से, तो ये क्या जाएगा M-29। फिर अगर हम यहाँ से क्लीवेज करें तो 29 में से 29 और 14 कितने होते हैं, और 13 43 होते हैं। अगर यहाँ से क्लीवेज करें तो मॉलिक्यूलर मास M-43 होगा। नेक्स्ट क्या है, शो द फ्रेगमेंटेशन दैट गिव राइज टू द पीक एट M/Z यानी मास टू चार्ज रेशियो 43, 57 एंड 85। 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन है, इसकी हम लोगों ने फ्रेगमेंटेशन करनी है इस तरह से कि हमारे पास जो मॉलिक्यूलर मास है वो 43 पे पीक है, 57 पे और 85 पे पीक है। तो ये आपने करना है, सिंपल है, इसमें कोई इतनी डिफ़िकल्टी नहीं है कि सिंपली आप लोगों ने क्या करना है कि 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन का स्ट्रक्चर बना लेना है और फ्रेगमेंटेशन करने की कोशिश करनी है कि अगर हम लोग कहाँ से फ्रेगमेंटेशन करें फिर मॉलिक्यूलर मास उसका कैलकुलेट
करके देखें कि इसका मास टू चार्ज रेशियो बेसिकली, क्योंकि इसमें चार्ज तो +1 ही होगा, तो मास टू चार्ज रेशियो डायरेक्टली डिपेंडेंट है सिर्फ मास में। मास कैलकुलेट करके देखना है कि इसका 40 ऐसा कौन सा फ्रेगमेंट है जिसका मास 43 आता है, 57 और 85। नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन रेजोनेंस स्टेबलाइज केटाइन। अब हम लोगों ने क्या करना है, एक तो जो रेजोनेंस स्टेबलाइज केटाइन बनाने हैं, तो इसमें जो मोस्ट कॉमन है वो एलाइलिक बॉन्ड है। एलाइलिक बॉन्ड मतलब सिंगल डबल देन सिंगल। जो एलाइलिक रेडिकल्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं क्योंकि वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होते हैं। जिस तरह अगर हम लोग यहाँ देखें, ये हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूलर आयन है एक, इसमें अगर हम यहाँ से क्लीवेज करते हैं तो ये ज़्यादा स्टेबल होगी। क्यों? क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगी। ये एलाइलिक है कि सिंगल चार्ज के साथ डायरेक्ट सिंगल देन डबल। अब ये एलाइलिक केटाइन है, ये ज़्यादा स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? क्योंकि रेजोनेंस शो कर सकता है। ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और चार्ज यहाँ आ जाएगा। ये रेजोनेंस स्टेबल है और साथ में मिथाइल रेडिकल। अब मिथाइल रेडिकल तो डिटेक्ट नहीं होगा क्योंकि इस पर चार्ज नहीं है। इस तरह अगर हम लोग यहाँ से क्लीवेज भी कर सकते थे, पर यहाँ से अगर क्लीवेज करते तो ये स्टेबल नहीं बनता फ्रेगमेंट। हम लोग कहा ना कि फ्रेगमेंट रेंडमली नहीं होते, उन्होंने वो फ्रेगमेंट बनाने हैं जो स्टेबल हो। तो यहाँ से हम लोग क्लीवेज नहीं कर सकते, सॉरी यहाँ से अगर क्लीवेज करें तो वो रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होता। तो हम लोग यहाँ से क्लीवेज करेंगे ताकि ये स्टेबल हो जाए। देन अगर ये हम लोग एक स्ट्रक्चर देखें तो हम यहाँ से क्लीवेज करेंगे तो ये हमारे पास रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। ये एलाइलिक कार्बन है, सिंगल डबल, और यहाँ से यहाँ बॉन्ड शिफ्ट होगा या डबल बॉन्ड आ जाएगा। इस कार्बन में डेफिशिएंसी, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर यहाँ से करें तो वही बात है कि एलाइलिक कार्बन नहीं रहेगा, कॉन्जुगेशन डिस्टर्ब हो जाएगी, जिसकी वजह से फिर स्टेबल फ्रेगमेंट्स नहीं बनेंगे। तो हम लोग स्टेबल बनाने हैं। और साथ में यहाँ से ये जो इथाइल ग्रुप रिमूव हुआ है तो ये इथाइल रेडिकल बन जाएगा, और इथाइल रेडिकल इज नॉट डिटेक्टेड इन द मास स्पेक्ट्रोमेट्री। ओके, दिस इज द स्पेक्ट्रो ऑफ ट्रांस हेक्स-2ene। सबसे पहले मॉलिक्यूलर पीक है जो 84 पे आती है, हेक्सीन है। तो इसका मतलब एक तो कार्बन इसमें टोटल कितने हैं, और 12 कार्बन है, और 12 6 आर 72 कार्बन हो गया। हाइड्रोजन्स कितने हैं इसमें 3 5 एंड 7 8 9 10 एंड 11 12 13 हाइड्रोजन हैं। तो मतलब इसका जब हम लोग ऐड करेंगे मॉलिक्यूलर मास तो 85 पे मॉलिक्यूलर मास पीक आएगी, एंड देन ये फ्रेगमेंटेशन की बाकी पीक्स हैं कि जो फ्रेगमेंट्स बनेंगे उसके। और इसमें भी फ्रेगमेंट्स हम लोगों ने कहाँ से बनाने हैं, फ्रेगमेंट्स हम लोग यहाँ से बनाएंगे ताकि ये और रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड रहे, एलाइलिक कार्बन बने, इजीली स्टेबलाइज्ड हो जाए। नेक्स्ट, ऐसे कंपाउंड कंटेनिंग एरोमेटिक रिंग टेंड टू फ्रेगमेंट एट द कार्बन। ओके, अगर हम कहें कि हमारे पास एरोमेटिक रिंग है, हमें पता है एरोमेटिक रिंग में कंजुगेशन होती है, कंप्लीट कंजुगेशन होती है, और वो स्टेबल होता है। तो जो एरोमेटिक रिंग है वहाँ हम लोग फ्रेगमेंटेशन कैसे करेंगे, जो एरोमेटिक रिंग के साथ वाला कार्बन होगा ना उसके साथ हम लोग वहाँ से फ्रेगमेंट्स करेंगे, वहाँ से क्लीवेज करेंगे। इस तरह से हमारे पास रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड बेंजाइलिक कैटायन बन जाएगा। जिस तरह से अगर हम यहाँ देखें तो ये हमारे पास क्या है, एरोमेटिक रिंग है। क्लीवेज कहाँ से करेंगे, एरोमेटिक रिंग के साथ वाला जो कार्बन है वहाँ से। यहाँ से जब हम लोग ये आर ग्रुप रिमूव करेंगे तो हमारे पास क्या है, ये बेंजाइलिक, हम लोग इसे कहते हैं ये बेंजाइलिक केटाइन है। अब दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। बेसिकली हम लोगों ने कोशिश करनी है फ्रेगमेंट्स बने वो जो स्टेबल फ्रेगमेंट्स हों, ठीक है। अब ये स्टेबल है क्योंकि ये रेजोनेंस शो कर सकते हैं। ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ, फिर ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हुआ, पॉजिटिव चार्ज यहाँ। तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर्स हैं। साथ में अल्काइल रेडिकल व्हिच इज नॉट डिटेक्टेड इन द मास स्पेक्ट्रोमेट्री। इसके अलावा एरोमेटिक के अलावा भी हम लोगों ने कोशिश करनी है कि सारे स्टेबल हों फ्रेगमेंट्स। एस्टर, अमीन्स, कार्बोनाइलिन, सब में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, जो कॉन्जुगेशन शो कर सकते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड केटाइन देते हैं। ईथर्स, अमीन्स, कार्बोनाइल कंपाउंड वगैरह जितने भी होते हैं वो इस तरह अगर हम देखें, ये हमारे पास क्या है, कीटोन है। कीटोन के हम लोग अगर यहाँ से फ्रेगमेंटेशन करें तो ये हमारे पास एसाइलियम आयन बन जाएगा और अल्काइल रेडिकल बन जाएगा। इसके लिए ये भी रेजोनेंस शो कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम ईथर्स की करें यहाँ से क्लीवेज
अल्फा क्लीवेज करें तो ये हमारे पास स्टेबलाइज केटल बनेगा, अल्काइल रेडिकल बनेगा। इसके अलावा अल्काइल ग्रुप यहाँ से क्लीव करें ईथर में से, ये भी ईथर ही है, तो ये स्टेबलाइज्ड केटाइन बनेंगे क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन है और पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करके स्टेबल किया जा सकता है। नेक्स्ट है मैजिक फार्मूला। बेसिकली मैजिक फार्मूला बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस पूरी मैस स्पेक्ट्रोमेट्री में, क्योंकि मैजिक फार्मूला से ही हमें एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर नहीं, मॉलिक्यूलर फार्मूला पता चलता है। तो मैजिक फार्मूला क्या होता है? मैजिक फार्मूला या हम लोग इसे कई बुक्स में ये 13 फार्मूला कहते हैं, इसे 13 फार्मूला भी कहते हैं। इसमें जो हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन की पीक होती है इसे हम लोग डिवाइड करते हैं 13 से। जिस तरह हमारे पास ये मॉलिक्यूलर पीक है 58, तो हम लोग इसे डिवाइड करेंगे 13 पे, तो हमारे पास दो चीज़ें आएंगी, एक रिमाइंडर आएगा, एक क्वोशंट आएगा। जिस तरह ओके अब हम लोगों ने मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमाइन करना है, तो हम लोग क्या करेंगे 58/13, जिस तरह हम लोगों ने डिवाइड किया तो क्या आया 13 होल 4/6 आया। सो 4 क्या है इसमें नोमिनेटर है और 6 क्या है रिमाइंडर है। इसका बेसिक फार्मूला होता है CnHn+r, n नोमिनेटर और r रिमाइंडर। अब n क्या है हमारे पास यहाँ 4, C4H, n क्या है 4 + 6 H4 + C4H10 हो गया। C4H10 तो ब्यूटेन ही हो सकता है क्योंकि 4 कार्बन वाला जो अल्केन होता है वो ब्यूटेन होता है। इसके अलावा भी कई कंपाउंड हो सकते हैं, आइसोब्यूटेन हो सकता है, मतलब इसका कोई और आइसोमर भी हो सकता है। तो ये हम लोग इस तरह से पता चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा मैजिक फार्मूला में कि जो भी मॉलिक्यूलर आयन है उसके मास को हम लोगों ने डिवाइड करना है 13 पे। डिवाइड करने के बाद हमारे पास एक क्वोशिएंट और एक रिमाइंडर आ जाएगा, या एक नोमिनेटर या एक रिमाइंडर आ जाएगा। देन हम लोगों ने क्या करना है बेसिक फार्मूला CnHn+r में पुट करेंगे तो हमें एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो सकता है। हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स क्या होता है? इसमें बेसिकली डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताता है ये कि कितनी ज़्यादा अनसैचुरेशन है, या अनसैचुरेशन का क्या मतलब होता है कितने ज़्यादा हाइड्रोजन कम है, कितने ज़्यादा हाइड्रोजन रिमूव हुए हैं किसी भी एटम में। अब नॉर्मली अल्केन जो होता है वो तो सैचुरेटेड कंपाउंड होता है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन पूरे होते हैं, लेकिन अगर हम बात करें रिंग की, साइक्लिक फॉर्म की, या अगर हम बात करते हैं पाई बॉन्ड की, तो जब हम लोग पाई बॉन्ड या डबल बॉन्ड बनता है या साइकिल बनता है तो हाइड्रोजन रिमूव होते हैं, कुछ हाइड्रोजन कम होते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स। जितने ज़्यादा हाइड्रोजन कम होंगे उतना ज़्यादा हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स की वैल्यू होगी। बेसिकली इज द नंबर ऑफ पेयर ऑफ हाइड्रोजन एटम, a pair of hydrogen atom that must be removed from corresponding saturated compound to form molecular formula, कि कितने पेयर रिमूव हुए हैं, जितने पेयर ऑफ हाइड्रोजन एटम रिमूव हुए हैं उन्हें हम लोग कहते हैं कि ये हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स है। तो इंडेक्स किसकी वजह से आता है? रिंग्स की वजह। जिस तरह मैंने बताया कि एक सिंपल कंपाउंड को अगर हम लोग रिंग में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है कि हाइड्रोजन रिमूव होते हैं, उसका डेफिशिएंसी इंडेक्स होता है। इस तरह डबल बॉन्ड्स, ट्रिपल बॉन्ड वगैरह जो है अनसैचुरेशन को रेस करते हैं और हाइड्रोजन इंडेक्स की वैल्यू देते हैं। ओके किस तरह से हाइड्रोजन इंडेक्स वैल्यू वर्क करता है? अ डबल बॉन्ड एंड अ रिंग ईच काउंट्स एज वन हाइड्रोजन इंडेक्स। अब डबल बॉन्ड हमें पता है जब डबल बॉन्ड बनता है तो दोनों कार्बन में से एक एक हाइड्रोजन रिमूव होता है। जिस तरह से अगर हम देखें फॉर एग्जाम्पल इथेन होता है हमारे पास, उसका क्या फार्मूला होता है? हमारे पास C2H6 होता है, नहीं सॉरी C2 4 + 6 होता है, C2H6 होता है। लेकिन अगर हम कहें कि डबल बॉन्ड आ गया है यानी इथीन हो गया, डबल बॉन्ड आने का इथीन होता है ना, इसमें से दो हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे यानी C2H4 हो जाएगा, यानी एक पेयर ऑफ हाइड्रोजन रिमूव हुआ है तो उसमें क्या आ जाएगा, उसके इंडेक्स वैल्यू 1 आ जाएगी। इस तरह रिंग में से भी जब हम लोग एक स्ट्रेट चेन को रिंग बनाते हैं तो एक पेयर ऑफ हाइड्रोजन रिमूव होता है, यानी हर एंड से चेन के दोनों एंड से एक एक हाइड्रोजन रिमूव होता है, और उसे हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये
एक रिंग का एक पेयर रिमूव होता है तो उसकी हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स की वैल्यू भी 1 होगी। इस तरह ट्रिपल बॉन्ड जो होते हैं उसकी 2 होती हैं, क्योंकि उसमें 2 पेयर ऑफ हाइड्रोजन दोनों कार्बन से या दोनों साइड से रिमूव होते हैं तो हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड बनता है। हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स को कैलकुलेट करने की वैल्यू है, फॉर्मूला है 2x + 2 - y/2। x और y स्टैंड फॉर कार्बन एंड हाइड्रोजन रिस्पेक्टिवली। मीन x क्या होगा इसमें कार्बन और H क्या होगा, सॉरी Y क्या होगा हाइड्रोजन। और यू कैन आल्सो यूज दिस फार्मूला, U भी यहाँ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स बता रहा है। इसे हम लोग n - r + 2 / 2 के फार्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे देखते हैं किस तरह करेंगे। ओके अब इसमें अगर हम लोग कोई हेट्रो एटम ऐड करना चाहते हैं अपने मॉलिक्यूलर फार्मूला में तो किस तरह से ऐड करेंगे। ऑक्सीजन अगर हम ऐड करना चाहते हैं तो CH4 रिमूव करेंगे। कैसे पता चलेगा कि ये CH4 रिमूव किया है, क्योंकि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 16, और 16 मॉलिक्यूलर मास वाला हम लोगों ने एलिमेंट ऐड करना है तो 16 मॉलिक्यूलर मास रिमूव भी करने पड़ेंगे। तो ये कितने हो गए 12 + 4 16 रिमूव किया। इस तरह नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, तो 14 मॉलिक्यूलर मास रिमूव भी करना पड़ेगा। 12 + 2 14। इस तरह सल्फर का कितना होता है 32, तो 32 हम लोग रिमूव करेंगे अगर कोई हाइड्रोएटम रिमूव करना चाहते हैं। ओके सबसे पहले सिमिलर वे में हम लोगों ने क्या किया, फाइंड मॉलिक्यूलर फार्मूला पॉसिबल स्ट्रक्चर फॉर मॉलिक्यूलर। अब हमें मास टू चार्ज रेशियो गिवन है 94। इसलिए मास स्पेक्ट्रोमेट्री में हमें सिर्फ एक चीज गिवन होगी, दैट इज द मॉलिक्यूलर मास और मास टू चार्ज रेशियो। उस मास टू चार्ज रेशियो की बेस पे ही हम लोगों ने खुद से मॉलिक्यूलर फार्मूला डिपिक्ट करना है कि व्हाट वुड बी द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ दिस गिवन मास टू चार्ज रेशियो। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, मैजिक फार्मूला लगाना है। मैजिक फार्मूला लगाने के बाद हमारे पास रिमाइंडर और नोमिनेटर की वैल्यू आ जाएगी। देन हम लोग एक बेसिक फार्मूला लगाएंगे CnHn + r। इसमें n क्या है नोमिनेटर 7 और रिमाइंडर क्या है 3, C7H7 + C7H10 हो जाएगा। C7H10 हो गया। अब हम लोगों के पास एक बेसिक फार्मूला आ गया। अब हमें ये कैसे पता चलेगा ये अल्केन है, ये अल्कीन है, अल्काइन है और रिंग है। मतलब अब ये तो नजर आ रहा है कि हमारे पास हाइड्रोजन कम है, अल्केन तो हो नहीं सकता, क्योंकि अल्केन का क्या फार्मूला होता है C7H16, तो मतलब 6 प्रोटॉन्स कम है। 6 प्रोटॉन्स कम है तो इसमें हम लोग देखते हैं कि कितना हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स से के उसकी क्या वैल्यू है। तो हम लोग सिंपल फार्मूला लगाएंगे, n की वैल्यू क्या है 7, r की 3, 7 - 3 + 2/2 तो 3 आ जाएगा। इसका मतलब है कि 3 पेयर्स ऑफ हाइड्रोजन आर रिमूव्ड। तो इसमें एक रिंग हो सकता है और 2 डबल बॉन्ड हो सकते हैं। ये हमारे पास इसका पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकता है, एक रिंग और 2 डबल बॉन्ड। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि एक जो डबल बॉन्ड है उससे एक पेयर रिमूव होगा एक डबल बॉन्ड के आने से, और एक पेयर रिमूव होने की वजह से रिंग भी बनता है, और 2 डबल बॉन्ड है तो मतलब 2 प्रोटॉन रिमूव हुए हैं, और एक रिंग में से 2 प्रोटॉन तो मतलब 3 पेयर ऑफ प्रोटॉन रिमूव हुए तो इसकी वैल्यू 3 आई। इसका पॉसिबल स्ट्रक्चर ये हो सकता है कि 2 डबल बॉन्ड और एक रिंग। अब अगर हम लोग इसमें ऑक्सीजन इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम लोगों ने जैसे पहले पढ़ा इसमें CH4 माइनस करना पड़ेगा, प्लस ऑक्सीजन करेंगे तो C6H6O हो जाएगा। मतलब एक कार्बन माइनस किया तो C6 हो गया 7 से, 10 हाइड्रोजन थे 6 हाइड्रोजन माइनस किए तो सॉरी इसमें से माइनस किए तो CH4 हो गया प्लस ऑक्सीजन। तो ये हमारे पास एक इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बन गया। तो अगर हम देखें तो यहाँ से हम लोगों ने एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव किया, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव किया, 2 हाइड्रोजन यहाँ से हो गए रिमूव, तो ये हमारे पास यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, और एक हाइड्रोजन हम 3 हाइड्रोजन है ना यहाँ, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होंगे। ठीक है, 2 हाइड्रोजन रिमूव और यहाँ से एक कार्बन रिमूव होगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ एक हाइड्रोजन तो रह जाएगा, 2 रिमूव करेंगे, 2 यहाँ से रिमूव करेंगे और 2 यहाँ से रिमूव। टोटल कितने रिमूव करने हैं 4 करने हैं, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से। यहाँ एक तो रह जाएगा तो ये OH हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से एक कार्बन रिमूव करेंगे तो हमारे पास ये फिनॉल बन जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि हम लोग जो आइसोटोपिक पीक्स होती हैं उनका एक रेशियो किस तरह फाइंड करेंगे कि मतलब कौन सी पीक
दूसरी पीक की निस्बत कितनी अबंडेंस है उसकी, या वो कितनी टाइम ज़्यादा बड़ी है उससे। जिस तरह हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है, भाई क्लोरीन की पीक के लिए हम लोगों ने डिस्कस किया है कि क्लोरीन, जो एक क्लोरीन की पीक होती है वो 3 टाइम्स उसके आइसोटॉपिक पीक से बड़ी होती है। तो ये रेशियो कि 3 टाइम्स ज़्यादा होती है दूसरी पीक से, ये किस तरह से हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं? तो ये हम लोग देखते हैं टेट्रामिथाइल साइलेन। अगर हम हिस्ट्री को दोहराएं तो NMR में हम लोगों ने पढ़ा था टेट्रामिथाइल साइलेन के बारे में कि एज अ रेफरेंस एजेंट यूज होता है इन NMR या प्रोटोन NMR। तो ये प्रोटोन NMR में भी यूज होता है। अब हम लोगों ने इसका रेशियो निकालना है कि इसकी जो आइसोटॉपिक पीक्स हैं वो आपस में किस तरह से रिलेट करते हैं। पता कार्बन 98.5% और 1.1% है, दो ही कार्बन की जो मेन एग्जिस्टेंस आइसोटॉप्स हैं वो होती हैं। मतलब कि 98.5% कार्बन 12 होता है और 1.1% कार्बन 13 होता है। ये कुछ बेसिक एलिमेंट्स की अबंडेंस मेमोराइज करनी पड़ेंगी, इनके बगैर गुजारा नहीं होता। नेक्स्ट है हमारे पास जो प्रोटॉन है उसकी एक ही तकरीबन 100% और दूसरी बहुत ज़्यादा कम होती है कि निगलेक्टेबल होती है। सिलिकॉन के 3 आइसोटॉप्स हैं, एक 100%, एक 5.1%, एक 3.1%, सिंपली 3 सिलिकॉन 28, सिलिकॉन 29 एंड सिलिकॉन 30। और बेसिकली ये क्या था कि 4 कार्बन है इसमें, 12 हाइड्रोजन है और एक सिलिकॉन है। मॉलिक्यूलर पीक 100% होगी। नॉर्मली मॉलिक्यूलर पीक 100% ही होती है। देन M+1 किस तरह, जो पहला आइसोटॉप है उसकी पीक कितनी होगी। अगर हम देखें तो 4 कार्बन है, ये तो मेन पीक होगी 98.5 जिसे हम लोगों ने 100% कंसीडर किया। सेकेंड हम लोग आइसोटॉपिक पीक ये वाली होगी, तो 4 कार्बन है तो 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 12 हाइड्रोजन है तो 12 की कितनी है 0.015% प्लस एक सिलिकॉन है तो इसकी 5.1 अबंडेंस है आइसोटॉपिक पे ऐड करेंगे 9.68% आएगी। और M+2 की सिमिलर वे में हम लोग ऐड करेंगे, बाकी कार्बन और हाइड्रोजन की चुनेंगे, सिर्फ सिलिकॉन के तो 1 मल्टीप्लाई 3.4 हो जाएगा, 3.4% हो जाएगा। इसमें हम लोग अब इसकी रेशियो लेते हैं M+1 और M+2 100, ये 100, 9.68, 3.4%। इसका अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें 30:3:1, मतलब इसकी एक पीक 30 टाइम ज़्यादा होगी और इसकी 3 होगी और इसकी 1 होगी, मतलब कि इनका बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। ओके, दिस इज ऑल अबाउट और मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। उम्मीद है कि आप लोगों को इसमें जितनी भी टर्म्स हैं जिस तरह मैजिक फार्मूला, नोमीरेटर, सारे समझ आ गए होंगे। ओके, तो इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्यूरी, कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोई भी वैल्यूएबल क्वेश्चन उसका रिप्लाई ज़रूर किया जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।